हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं रीनल पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि रीनल सिस्टम में क्या क्या डिजीज कंडीशंस आ सकती हैं। तो उसी में आज हम नई डिजीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिजीज का नाम है यूटीआई। सभी लोगों ने सुना होगा। बेसिक सी टर्म है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म होती है इसकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का? मतलब कि हमारी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है। अब हमने ये डिस्कस कर चुके हैं हम कि हमारी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक खत्म होती है। जब हम रीनल सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से। एक बार यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक होती है। तो जो किडनी में एक स्ट्रक्चर होती है रीनल पेल्विस, जहां पे मेजर कैलिक्स आके ओपन हो जाते हैं, यूरिन का स्टोरेज होता है कुछ समय के लिए। और जहां से फिर आगे फर्दर यूरेटर्स कनेक्टेड होते हैं हाइलम के द्वारा। तो वो जो स्पेस होता है, वो जो जगह होती है, वो रीनल पेल्विस। इसके बाद यूरेटर। यूरेटर यूरिन को कहाँ लेके जाते हैं? ब्लैडर में। तो यूरेटर से ब्लैडर। फिर ब्लैडर से कौन कैरी करता है यूरिन को? यूरेथ्रा। एंड यूरेथ्रा से हमारी बॉडी से आउट कर दिया जाता है। तो ये है हमारी क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट। तो इसमें जो जो स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, यूरिनरी पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये जो चार स्ट्रक्चर्स हैं, इन चार स्ट्रक्चर्स में हमें क्या, कोई भी इंफेक्शन हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि ये हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट को बनाते हैं। ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी एक पाथवे हो गया, कोई भी एक वे है जिसके थ्रू यूरिन चल के बाहर की तरफ निकलता है। अब इनमें कैसे कैसे होता है, कौन कौन से यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो यूटीआई है उसको बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है। कि हमारी जो ये यूरिनरी ट्रैक्ट है, इस यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन तो हो रहा है, पर इस इन्फेक्शन को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हम इसमें इंक्लूड करते हैं अपर पार्ट, एंड नेक्स्ट हम इसमें इंक्लूड करते हैं लोअर पार्ट। क्लियर है? टोटल दो भागों में हम इसको पढ़ते हैं यूटीआई को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कहां कहां हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट के अपर पार्ट में एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के लोअर पार्ट में इंफेक्शन हो सकता है। तो टोटल हमारे पास चार स्ट्रक्चर्स हैं, चार इसमें इंफेक्शंस आने वाले हैं। दो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं अपर पार्ट में, जो ब्लैडर से ऊपर ऊपर है, और जो ब्लैडर और ब्लैडर के नीचे हैं उनको हमने लोअर पार्ट इंफेक्शंस में इंक्लूड किया है। ठीक है। अब टोटल चार पार्ट हो गए, तो क्या क्या हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ये हमारे पास हो गया। टोटल चार पार्ट हो गए, टोटल चार इन्फेक्शन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। रीनल पेल्विस के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? पाइलाइटिस। यूरेटर के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? यूरेट्राइटिस। ब्लैडर के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके इन्फेक्शन को बोलते हैं सिस्टाइटिस। एंड जो यूरिथ्रा है उसके इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? यूरेथ्राइटिस। तो टोटल यूटीआई में आने वाले जो इन्फेक्शन है, टोटल चार टाइप के इन्फेक्शन हो गए। फर्स्ट पाइलाइटिस, सेकंड यूरेट्राइटिस, थर्ड सिस्टाइटिस एंड फोर्थ यूरेथ्राइटिस। ठीक है। कैसे कैसे हमने इनको डिवाइड किया? अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट को करके। कि जो यूरेटर एंड जो रीनल पेल्विस है उनको हमने अपर पार्ट में रखा है, कि अपर पार्ट जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अपर पार्ट में होने वाले इन्फेक्शन दो हो गए हमारे पास, पाइलाइटिस एंड यूरेट्राइटिस। एंड जो लोअर पार्ट है ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, वहां पे भी हमारे पास टोटल दो टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, सिस्टाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस। सिस्टाइटिस मतलब यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन, एंड यूरेथ्राइटिस का मतलब जो यूरेथ्रा है उसके अंदर इन्फेक्शन होना।
तो ये चारों क्या है हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इंक्लूड किए गए हैं। बेसिकली हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। डेफिनेशन का क्या मतलब है कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हुआ है कहाँ पे, हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में। दो भागों में उनको डिवाइड करके हम इसमें पढ़ चुके हैं। कौन कौन से इन्फेक्शन आने वाले हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल हमारे पास 4 टाइप के इन्फेक्शन यूटीआई में आने वाले हैं। अब हम यहाँ पे कंप्लीट एक बार इसमें आगे फर्दर स्टडी करें कि इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सॉरी, इसकी जो ईटियोलॉजी होने वाली है या जो इसके पॉजिटिव एजेंट है वो क्या क्या होने वाले हैं, किस वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है हमारी बॉडी में। तो पॉजिटिव एजेंट का मतलब है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट होने वाला है। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं हमारी बॉडी में यूटीआई कोज करने के लिए। तो उनमें आता है सबसे पहले इकोलाई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करने के लिए। अगर जो ये ई कोलाई है हमारी जीआई ट्रैक्ट में रहता है, अगर ये ई कोलाई जीआई में रहता है तो वहां पे क्या है, ये प्रोबायोटिक्स की तरह काम करता है। प्रोबायोटिक्स का मतलब कि हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, हमारी बॉडी की मदद करता है। ये हमारे पास गुड बैक्टीरिया है। गुड बैक्टीरिया किस सिचुएशन में, अगर ये रहे जीआई ट्रैक्ट में। अगर ये जीआई से निकल के और कहीं चला गया है हमारी बॉडी में, तो वो फिर क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया है, हमारी बॉडी में डिजीज पोजिशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो यूटीआई के लिए जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, हमारा ई कोलाई। ई कोलाई बेसिकली देखे जाए तो क्या है, गुड बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक्स कहते हैं इसको। बट कहाँ पे पाया जाए, हमारी जीआई ट्रैक्ट, हमारी जो इंटेस्टाइन है वहां पे पाया जाने वाला गुड बैक्टीरिया है, हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इंटेस्टाइन में, अगर इंटेस्टाइन में रहता है तो हमारी बॉडी के लिए हार्म नहीं करता है, हमारी बॉडी की मदद करता है। बट इंटेस्टाइन से निकल के और कहीं चला गया है तो फिर वो जाके हमारी बॉडी में हार्म करने लग जाता है, कोई ना कोई डिजीज पोजिशन करने लग जाता है। इसके अलावा और क्या बैक्टीरिया या फिर और क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करें क्लैमाइडिया इन्फेक्शन। क्लैमाइडिया इन्फेक्शन क्लियर है। उसके अलावा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। ये सब नाम हमने पढ़ रहे हैं। स्टेफाइलोकोकस, क्या क्या है, इकोलाई है, क्लैमाइडिया इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है। उसके अलावा सिट्रोबैक्टर, पाइलोबैक्टर। तो ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव एजेंट की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में यूटीआई कोज करवाने के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया अगर पूछा जाए तो वहां पे नाम आता है ई कोलाई, कि ई कोलाई है जो सबसे ज्यादा मोस्टली देखा गया है हमारी बॉडी में यूटीआई कोज करवाने के लिए। उसके अलावा अदर जो पॉजिटिव ऑर्गन है वो हो सकते हैं आपका क्लैमाइडिया इन्फेक्शन है, स्टेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, सिट्रोबैक्टर है, पाइलोबैक्टर है। क्लियर है। उसके अलावा भी और भी जैसे जो बैक्टीरिया है जैसे सूडोमोनास है, तो वो भी हमारी बॉडी में यूटीआई कोज करवा सकता है। तो ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके टाइप्स और इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट अब हम इसमें डिस्कस करते हैं इसका रूट और जो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उनके बारे में, कि ये जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो यूटीआई हो रहा है, उसका रूट क्या है, कैसे वो फैलता है, और उसके बाद फैलने के बाद कैसे उसमें साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका जो रूट की अगर हम बात करें, रूट ऑफ इन्फेक्शन, कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है पर वो हो कैसे रहा है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट इसमें जो होता है वो होता है हिमेटोजीनस।
हेमाटोजीनस का क्या मतलब है कि ब्लड के थ्रू, कि कोई ना कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो हमारे ब्लड तक पहुंच गया है और उसके बाद वो इन्फेक्शन कोज करवा रहा है। सेकंड इसमें जो होता है वो होता है हमारे पास असेंडिंग रूट। असेंडिंग रूट, दो रूट होते हैं, हिमेटोजीनस और एक असेंडिंग रूट। हिमेटोजीनस का क्या मतलब हमने पढ़ा कि बाई ब्लड, कि ब्लड के द्वारा वो इन्फेक्शन फैल रहा है, ब्लड के द्वारा वो इन्फेक्शन ट्रेवल कर रहा है और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कोज करवा रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, यूटीआई की। तो यहाँ पे हिमेटोजीनस का क्या मतलब हो जाएगा कि कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस था जो हमारे लंग्स के थ्रू गया, हम जब रेस्पिरेशन कर रहे थे हमारी बॉडी में एंटर हुआ, वहां से वो फिल्टर्ड हो गया, ब्लड वेसल्स में चला गया है, वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, किडनी में आया और उसके बाद फिर उसने यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन करवाया। क्लियर है, हेमेटोजीनस मतलब ब्लड के द्वारा। दूसरा चीज होता है असेंडिंग रूट। जो हिमेटोजीनस है ये सिर्फ रेस्पॉन्सिबल है 10% केसेज ऑफ यूटीआई के लिए, कि अगर 100% केसेज या फिर 100 लोग हमें यूटीआई को देखने को मिले, उनमें स्टडीज की गई तो 10% लोगों में सिर्फ क्या रूट देखने को मिला, हिमेटोजिनस, जिनके अंदर जो यूटीआई है वो ब्लड के द्वारा हुआ है। उसके अलावा जो असेंडिंग रूट है ये होता है 90%। असेंडिंग का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना। अब नीचे से ऊपर कहाँ से ये जाएंगे, तो असेंडिंग रूट में हम इंक्लूड करते हैं कि कहाँ से इंफेक्शन ट्रेवल करता है, कैसे ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो यहां से जो होता है इन्फेक्शन आता है हमारा, एंटर करता है यूरेथ्रा से। जो यूरेथ्रा है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल जो मीटस है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस हम पढ़ चुके हैं जब हम फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ रहे थे। तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल जो मीटस है वहां से इंफेक्शन एंटर करता है, उसकी रूट ऑफ एंट्री होती है यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा के बाद वो फर्दर आगे जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के बाद नेक्स्ट वो जाता है यूरेटर्स में, एंड देन वो पहुंचता है रीनल पेल्विस में। तो अगर इन्फेक्शन हमारा नीचे से चल के ऊपर की तरफ जा रहा है, कि जहां पे यूरिनरी ट्रैक्ट हमारी खत्म हो रही है, सबसे एंडिंग पार्ट है उसका यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से इन्फेक्शन एंटर्ड हुआ है, वही इन्फेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ब्लैडर में गया है, यूरेटर में गया है या फिर रीनल पेल्विस में गया है, तो उस रूट को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग रूट। और ये जो रूट है ये 90% तक हमारे पास जो पर्सन है उनमें देखने को मिला है कि जो इन्फेक्शन है वो यूरेथ्रा के थ्रू एंटर करता है। अब इसके भी क्या क्या कारण हो सकते हैं, या फिर हम यूं कहें कि ऐसा क्या है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो यूरेथ्रा के थ्रू एंटर करता है। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और हम बात करें कि जो यूटीआई है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसके जो ज्यादा चांसेस देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं फीमेल्स में एज कंपेयरिंग टू मेल्स। कि जो पुरुष हैं उनके तुलना में जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं उसके बारे में भी हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं जब हमने यूरेथ्रा पढ़ा था, कि जो फीमेल्स हैं उनमें यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, जबकि मेल्स में यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो बड़ी होती है। तो उसी की वजह से क्या है, फीमेल ज्यादा ससेप्टेबल होती है, ज्यादा प्रोन होती है यूटीआई के लिए। सेकंड चीज, जो पेरिनियल एरिया है, तो जो यूरिथ्रल ओपनिंग एंड जो एनल ओपनिंग है वो नजदीक होती है, पास पास होती है, उनके अंदर भी जो डिस्टेंस है वो कम होती है। तो उसकी वजह से भी फीमेल्स में क्या है, ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं यूटीआई होने के, और यूटीआई में भी असेंडिंग रूट के थ्रू यूटीआई होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उनको हम यहाँ पे रिस्क पढ़ लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो यूटीआई के लिए उसको बढ़ावा देते हैं, उसके लिए ससेप्टेबल बनाते हैं किसी इंसान को। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फीमेल्स में ज्यादा होता है, तो ये भी हमारा क्या है, एक रिस्क फैक्टर है, सेक्स को लेके या फिर उसके जेंडर को लेके किसी भी इंडिविजुअल की, कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है वो फीमेल्स है तो उसमें ज्यादा रिस्क रहती है यूटीआई होने के लिए, और अगर मेल्स है तो उसमें क्या होता है, कम चांसेस होते हैं यूटीआई होने के लिए।
नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की अगर हम इसमें बात करें तो वो आता है हमारे पास इनकम्प्लीट एम्प्टी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, या फिर जिसी को हम दूसरा नाम देते हैं यूरिनरी स्टेसिस। यूरिनरी स्टेसिस। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है उसको समझे। इनकम्प्लीट एम्प्टी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो इनकम्प्लीट रूप से एम्प्टी हुआ है, कि होना तो चाहिए था उसको पूरा खाली हो जाए। हमने जब इसमें डिस्कस किया था कि इसका जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, यूरिनरी ब्लैडर हम जब डिस्कस किया था, तो हमने इसमें देखा था कि जो इसका रेजिडुअल वॉल्यूम है वो होता है 30 से 50 ml। अराउंड 30 से 50 ml यूरिन हमेशा यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होना चाहिए। वही हमारा इसका क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। बट आप यूरिनेशन कर रहे हो, आपको अर्जेंसी आई है, आपने यूरिन पास आउट किया है, और जो अमाउंट है वो 30 से 50 ml ना रह के इससे काफी ज्यादा रह जाए, हो सकता है 100 ml, 150 ml। तो जितना एम्प्टी, कंप्लीट एम्प्टी होना चाहिए था यूरिनरी ब्लैडर, वो कंप्लीट रूप से एम्प्टी नहीं हुआ है। अगर वो एम्प्टी नहीं होगा तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो आसपास की जो मसल्स है उन पे प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिनरी है, जो यूरिन है यूरिनरी ब्लैडर में, उसका फ्लो ऊपर की तरफ होने लग जाता है, बैक फ्लो होने लग जाता है, और वो किधर चला जाता है, हमारे यूरेटर्स की तरफ। जब स्ट्रेच ज्यादा ही ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, बाहर निकलने का उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं, कि जो स्पिंक्टर है, यूरेथ्रल स्पिंक्टर, वो ओपन नहीं हो रहा हो, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, कि जितना उसको रास्ता मिलना चाहिए था, जो यूरेथ्रल स्पिंक्टर है वो स्पिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। पहले ये स्पिंक्टर इतना हुआ करता था, बट कुछ ना कुछ डिजीज कंडीशन ऐसी हुई कि ये जो स्पिंक्टर है वो छोटा हो गया है, नैरो हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। तो जितना यूरिन अमाउंट इसमें आ रहा था वो यूरिन अमाउंट इसमें नहीं आ पाएगा, तो उसकी वजह से भी रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ सकता है। नेक्स्ट हो सकता है कि जो आगे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, नीचे आ रही है यूरेथ्रा है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो तो भी यूरिन इजीली पास आउट नहीं हो पाएगा, कंप्लीट रूप से यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं हो पाएगा। तो जो यूरिन का जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ एग्जीगरेटेड होता है, हमारे यूरेटर्स पे पड़ता है, और जो यूरिन है वो बैक फ्लो करता है। तो उसी की वजह से क्या है, यूरिन जो यूटीआई है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? कि इनकम्प्लीट एम्प्टी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कहते हैं कि यूरिन को कभी होल्ड नहीं करना चाहिए, जब आपको अर्जेंसी हो तब आपको यूरिनेशन करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में कोई भी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब ना। क्लियर है? उसके अलावा हम इसमें बात करें नेक्स्ट, इनड्वेलिंग कैथेटर। कोई पेशेंट है जिसको कि कैथेटर लगा हुआ है लंबे समय के लिए, तो वो क्या है, हमारा इनड्वेलिंग कैथेटर है। कि कोई बेड रिडन पेशेंट है, कोई कोमा का पेशेंट है, उसको, वो नॉर्मली तो यूरिन पास आउट कर नहीं सकता है, तो उसको यूरिन पास आउट करवाने के लिए हमने उसमें कैथेटराइजेशन किया हुआ है। लॉन्ग समय के लिए कैथेटराइजेशन हमने उसमें किया हुआ है, इंडवेलिंग कैथेटर हम उसको बोल रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या है, पेशेंट में यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करें, पुअर यूरेथ्रल केयर। कि वो पेशेंट है, इनवेलिंग कैथेटर लगा हुआ है, साथ साथ आपने उसकी जो यूरेथ्रा की केयर आपको करनी चाहिए थी, जो डेली हम बेसिस पे करते हैं, कि अगर किसी पेशेंट में कैथेटर लगा हुआ है तो एटलीस्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम उसकी यूरेथ्रल केयर करें, उसकी पेरिनियल केयर करें, ताकि वहां पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो रहे हैं या फिर हो सकते हैं, उनके रिस्क को हम मिनिमल कर सकें। बट ऐसा नहीं हुआ, और जो यूरेथ्रल केयर थी वो पुअर हो गई है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। क्योंकि अगर केयर पुअर होगी तो वहां पे क्या है, कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होता रहेगा, और वहां पे जो मॉइस्चराइजेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें, इम्प्रॉपर या फिर पुअर पेरिनियल केयर।
इम्प्रॉपर या फिर पुअर पेरिनियल केयर, कि जो पेरिनियल एरिया है वो एरिया आपने ठीक ढंग से क्लियर नहीं किया है किसी भी बेड रिडन पेशेंट में, या फिर नॉर्मली भी हम बात करें कि कोई इंसान है जो फ्रेश होता है, सुबह अपना स्टूल पास आउट करता है और वो अच्छी से क्लीनिंग नहीं करता है, यूरिनेशन करता है फिर क्लीनेशन नहीं करता है, तो वो सब रिस्क फैक्टर्स पोज करवा सकते हैं हमारे यूटीआई के लिए। क्योंकि क्योंकि वहां पे हाइजीन नहीं है, हाइजीन नहीं है तो जो बैक्टीरिया वायरस है उनको ज्यादा फेवरेबल कंडीशन मिलती है, एनवायरनमेंट मिलता है अपनी ग्रो करने के लिए। तो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर क्या हुआ, इम्प्रॉपर पेरिनियल केयर। नेक्स्ट हम इसमें बात करें और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो और इसमें रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं यूज ऑफ टॉयलेट पेपर्स। बेसिकली टॉयलेट पेपर्स यूज अगर हम करते हैं तो वो किसको डिनोट करते हैं, हमारी पुअर हाइजीन को। आपकी हाइजीन इतनी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती टॉयलेट पेपर्स यूज करने की वजह से। अगर पुअर हाइजीन रहेगी तो बैक्टीरिया वायरस को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। नेक्स्ट इसमें हम बात करें कि कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर हो रहा है, इन्वेजिव प्रोसीजर, कोई भी एक आप प्रोसीजर कर रहे हो कि कोई सेल को निकालने के लिए आप बायोप्सी कर रहे हो, डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर में आपने कोई भी निडल इंसर्ट की है, तो उस निडल के थ्रू हो सकता है इन्फेक्शन चला जाए। उसके अलावा आप कैथेटराइजेशन कर रहे हो तो कैथेटर के द्वारा भी इन्फेक्शन बॉडी में जा सकता है। तो वो सब क्या है, हमारे इन्वेजिव प्रोसीजर्स में इंक्लूड किए गए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें हम बात करें और रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो और इसमें रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं हनीमून सिस्टाइटिस। अब ये हनीमून सिस्टाइटिस क्या है, तो इसका मतलब है यूटीआई ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। एक टर्म ली गई है हनीमून सिस्टाइटिस, क्या मतलब होता है, यूटीआई ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके द्वारा होने वाला जो यूटीआई है वो क्या है, हनीमून सिस्टाइटिस। क्यों होता है, तो कोई भी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वेजाइना में यूरिथ्रा जो पेनिस है वो इंसर्शन होता है। अब कुछ भी चीज नई चीज इंसर्ट की जा रही है तो हो सकता है कि वहां के द्वारा जो बॉडी है उसमें इंफेक्शन चला जाए। और जो ये हनीमून सिस्टाइटिस है ये देखने को मिलता है अराउंड, देखा गया है स्टडीज के अकॉर्डिंग, अराउंड 20 years of age and at the age of 45 years अराउंड, कि जब जो फीमेल है वो लगभग 20 साल की होती है या फिर उसकी एज 45 ईयर्स के लगभग होती है, तो उस दौरान हनीमून सिस्टाइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसका मतलब हम क्या समझें कि कैसे समझें कि कोई एक फीमेल है वो लंबे समय बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, तो अराउंड 20 ईयर्स इसलिए इंक्लूड किया गया है कि जो मैरिज है उसकी एज अभी तक कितनी थी, 18 ईयर्स, बट अब इसको इंक्लूड बढ़ा के कितनी कर दी है, 21 ईयर्स कर दी गई है। बट तो ये माना गया है कि जब तक उस फीमेल की, उस लड़की की शादी नहीं हुई है वो सेक्सुअली इतना एक्टिव नहीं है। जैसे ही वो शादी लायक हुई है, उसकी एज 20 ईयर्स के अकॉर्डिंग हुई है, वो उसकी अब मैरिज होने वाली है, सेक्सुअल इंटरकोर्स वो एक्टिवली हो जाएगी, तो उसके बाद उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हनीमून सिस्टाइटिस, हनीमून कब होता है, शादी के जस्ट बाद में मनाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि अभी तक वो फीमेल सेक्सुअली इतना एक्टिव नहीं थी, अब वो सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी है काफी लंबे समय बाद, 20 साल तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं थी अब हुई है, तो क्या हुआ, यूटीआई होने के चांसेस बढ़ गए। ऐसे ही एज ऑफ 45, यहाँ पे आके क्या होता है कि फीमेल्स में मीनोपॉज हो जाता है। दो टर्म्स हम पढ़ते हैं, मीनार्की एंड मीनोपॉज। मीनार्की मतलब फर्स्ट मेंसेस, एंड ये आपका स्टॉपेज ऑफ मेंसेस।
कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना स्टार्ट हुई है वो मीनार की, और जब खत्म हो गई तो मीनोपॉज। तो मीनोपॉज पे आते आते फीमेल सेक्सुअली इतना एक्टिव नहीं रह पाती है ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। बट अगर फीमेल्स उसके बाद भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो ज्यादा चांसेस होते हैं उनमें यूटीआई होने के। तो ये हो गया हमारे पास एक और रिस्क फैक्टर हनीमून सिस्टाइटिस के बारे में। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं ये सपोर्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए, उसको ज्यादा प्रोन बनाते हैं कि उसमें यूटीआई हो। उसके अलावा दो बाथ टेक्निक, जो नहाने के जो तरीके हैं उनके द्वारा भी यूटीआई हो सकते हैं। क्या क्या है? एक है इसमें आपका टब बाथ, और एक है बबल बाथ। आप टब में बैठ के नहा रहे हो तो भी आपका हो सकता है। बबल बाथ, बबल में क्या है, कोई एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, आप मान सकते हैं कि कोई एक सोप है जिसको वाटर में घोल दिया जाता है, उसकी वजह से उसमें बबल्स बन जाते हैं, जो एयर बबल्स है वो क्रिएट हो जाते हैं, और फिर पर्सन उसमें बैठ के, टब होता है, टब में ही ये सब इंक्लूड किया गया है। तो उसमें जब नहाता है, उसमें जब बाथिंग करता है, तो उस दौरान भी पेशेंट में या फिर पर्सन में ज्यादा रिस्क देखे गए हैं यूटीआई होने के। तो ये सारे हमारे क्या हैं, रिस्क फैक्टर ऑफ यूटीआई। क्लियर है? उसके अलावा दो तीन इंपॉर्टेंट और हैं, वो क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करें। तो वो हमारी जो फीमेल्स हैं उनको लेके बताए गए हैं कि फीमेल्स में और ज्यादा चांसेस क्यों होते हैं यूटीआई होने के लिए। तो इसमें फर्स्ट वन इंक्लूड किया गया है प्रेगनेंसी, कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो वो ज्यादा ससेप्टेबल हो जाती है यूटीआई होने के लिए। क्यों? क्या लॉजिक होता है कि प्रेगनेंसी में उसका रिस्क बढ़ गया है? तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि जो वेजाइनल सिक्रेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं। वेजाइनल सिक्रेशंस बढ़ेंगे मतलब पेरिनियल जो एरिया है, जो वेजाइनल है हमारा, जो वेस्टिब्यूल एरिया है, वहां पे लुब्रिकेशन ज्यादा बढ़ गया है, मॉइस्चर ज्यादा बढ़ गया है। तो उस कंडीशन में क्या है, जब मॉइस्चर ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया वायरस के लिए इजी हो जाता है वहां पे अपनी ग्रोथ करना। तो प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, यूज ऑफ स्पर्मेडिसाइड्स, यूज ऑफ स्पर्मिसाइडल ड्रग्स या फिर टैबलेट्स। जो स्पर्मिसाइडल, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, वो क्या करती हैं, स्पर्म्स को किल करती हैं। स्पर्मिसाइडल का मतलब है स्पर्म्स को किल करना। तो स्पर्म्स को किल करने के लिए जो टैबलेट्स दी जाती हैं वो भी किसको बढ़ावा देती है, फीमेल्स में यूटीआई को। क्यों देते हैं? जो स्पर्मिसाइडल ड्रग्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको किल करते हैं। किल करने के बाद क्या है, नॉर्मली अगर हम देखें तो जो वेजाइनल पीएच है वो एसिडिक होती है। बट दोनों ही कंडीशंस, जब आप स्पर्मिसाइडल ड्रग्स दे रहे हो तो भी वहां की पीएच एल्कलीन हो जाती है, और प्रेगनेंसी के दौरान ल्यूब्रिकेशन या फिर जो सिक्रेशन है उनके बढ़ने की वजह से भी वहां की पीएच क्या हो जाती है, एल्कलिटी हो जाती है। तो उसकी वजह से, अब एल्कलिटी हो गई है, अगर एसिडिक नेचर वहां पे रहेगा तो बैक्टीरिया कम ग्रोथ कर पाता है, बट वो एल्कलिन नेचर का हो गया है एरिया, तो जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो ज्यादा प्रोन हो जाते हैं अपनी ग्रोथ करवाने के लिए। तो ये भी हमारे पास रिस्क फैक्टर में इंक्लूड किया गया था, स्पेशली फीमेल्स को लेके। क्लियर है? तो ये हमने डिस्कस कर लिया, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसका रूट, इसकी इटियोलॉजी और इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या ऐसे कोज हो सकते हैं जो कि यूटीआई होने को बढ़ावा देते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, कि किसी पर्सन में अगर यूटीआई हो गया है तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वहां पे हमें देखने को मिलेंगे, क्या क्या साइन सिम्टम्स वहां पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया का मतलब है कि डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन, कि जो यूरिनेशन हो रहा है उसमें कोई ना कोई डिफिकल्टी हो गई, फर्स्ट वन। इसी में हम बोल सकते हैं इसको कि बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, या फिर पेनफुल मिक्चुरेशन।
ठीक है, कि जो यूरिनेशन हो रहा है उस दौरान जलन हो रही है या फिर आपको पेन हो रहा है, तो वो दोनों ही कंडीशन किस में इंक्लूड की गई है, डिसयूरिया में। कि डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन या फिर डिफिकल्टी ड्यूरिंग यूरिनेशन, कि जब आप यूरिन पास आउट कर रहे हो उस दौरान आपको कोई परेशानी हो रही है, कुछ जलन जैसा महसूस हो रहा है या फिर आपको दर्द हो रहा है, तो वो आपका सिम्टम हो सकता है यूटीआई की। आप आइडिया लगा सकते हो कि उस इंसान को क्या हुआ है, यूटीआई। नेक्स्ट इसमें हम बात करें कि उस पर्सन की फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, उसका रीजन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो को जिसको कि साइन सिम्टम्स में भी इंक्लूड किया है और जो हम रिस्क फैक्टर में भी पढ़ के आए हैं। इनकम्प्लीट एम्प्टी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो ये आपका साइन सिम्टम भी है। क्लियर है। अगर उस पर्सन का यूरिनरी ब्लैडर खाली ही कम होगा, पूरी रूप से खाली नहीं हो पाएगा, तो वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाएगा, बार बार उसको लगेगा कि उसको यूरिन आया। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कब स्टार्ट हो जाते हैं हमारे सेंसस, 300 ml पे हमें यूरिन करना पड़ता है कि हाँ अब तो आप यूरिन पास आउट करो, क्योंकि आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फुल स्टार्ट हो गया है, कि फिलिंग उसकी स्टार्ट हो चुकी है, वो भरने लग चुका है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर कम खाली हुआ है, उसका रेजिडुअल वॉल्यूम हमने अभी पढ़ा नॉर्मल 30 से 50 ml, बट ये बढ़ गया है और ये हो गया आपका 100 से 150 ml, तो हमेशा ही वहां पे पाया जा रहा है। यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन का अमाउंट है वो बढ़ गया है, हमेशा वो बढ़ा हुआ रहता है। तो जैसे ही ऊपर से और थोड़ा सा आएगा आपको अर्जेंसी होगी और आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, तो उसी की वजह से आपका यूरिन जाने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी और आपको जल्दी जल्दी अर्ज होगी यूरिन पास आउट करने के लिए। क्यों? इनकम्प्लीट एम्प्टी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्यों हो सकता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि जो आपका स्पिंक्टर है वो मिस्टेक कर जाए, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, या फिर जो नीचे की जो ट्रैक्ट है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। नेक्स्ट हम इसमें बात करें, कौन सा है, डार्क क्लाउडी कलर यूरिन। कि जो यूरिन का कलर है वो डार्क क्लाउडी नेचर का हो गया है। ठीक है, डार्क मतलब बहुत ज्यादा गहरा हो गया है यूरिन का कलर। ये होता है आपका पाईयूरिया की वजह से। ठीक है, कि यूरिन में पस का फॉर्मेशन हो चुका है। पाईयूरिया का मतलब है कि यूरिन में पस का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर डार्क क्लाउडी हो गया है। अब पस आपने देखी है कि येलोइश करके होती है, कोई भी फुंसी होती है उसमें से पस निकलती है, तो वो येलोइश कलर की होती है, हमारी हल्की हल्की येलोइश कलर की। तो वो जब यूरिन के साथ मिक्स होती है तो क्लाउडी, जो घने बादल होते हैं, काले बादल जैसा कलर किसका हो जाएगा, यूरिन का। तो ये जो चार सिम्टम है इनको इंक्लूड किया गया है, इनको हम बोलते हैं क्लासिकल साइन ऑफ यूटीआई। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लासिकल साइन ऑफ यूटीआई क्या क्या है, तो ये आपके पास चार हैं जिनको क्लासिकल साइन में इंक्लूड किया गया है। पहला, डिसयूरिया या फिर बर्निंग सेंसेशन। सेकंड, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी। थर्ड, इनकम्प्लीट empty of urinary bladder, and fourth, dark cloudy color urine। तो इन चारों को क्या है, क्लासिकल साइन ऑफ यूटीआई में इंक्लूड किया गया है, कि अगर हाँ यूटीआई हुआ है तो उस पर्सन में ये चार सिम्टम तो हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इस चारों को लेके, इन क्लासिकल साइन को लेके कई टाइप के एग्जांपल्स सॉरी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कि कौन सा सिम्टम है जो क्लासिकल साइन में इंक्लूड नहीं किया गया है। हम इसमें और बाकी सिम्टम्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या हो सकता है। अगर बॉडी में इंफेक्शन हुआ है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है, तो वो क्या करवाता है, फीवर करवाता है। आपकी बॉडी में चिल्स हो सकते हैं, आपको सर्दी लग सकती है। फीवर की कंडीशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको एनोरेक्सिया एंड वोमिटिंग हो सकता है। आपको खाना खाने की इच्छा कम होगी और वोमिटिंग आपको ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्या ठीक है, तो और क्या क्या सिम्टम्स हैं, फीवर हुआ, चिल्स हुआ, एनोरेक्सिया एंड वोमिटिंग हुआ। उसके अलावा
यूरेथ्रल यूरेथ्रल डिस्चार्ज, कि जो यूरेथ्रा है उससे कंटिन्यूस जो डिस्चार्ज है वो बढ़ जाएंगे। उसके अलावा और हम बात करें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लोअर क्वाड्रेंट पेन, लोअर क्वाड्रेंट पेन, कि जो एब्डोमल के जो क्वाड्रेंट है, जो लोअर रीजन है, वहां पे आपका पेन बढ़ जाएगा। अब क्वाड्रेंट क्या है, तो एक बार क्वाड्रेंट्स को हम डायग्रामेटिक देख लेते हैं कि जो हमारा एब्डोमन है, उस एब्डोमन में टोटल हमारे पास 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये वाला आपका अपर, ये आपका लोअर, एंड यहाँ पे आपका मिडिल क्वाड्रेंट। कुछ बुक्स में आपको क्या देखने को मिलता है कि जहां पे हमारी अम्लाइकल कोड होती है, ये हमारी अम्लाइकल कोड है, इस अम्लाइकल कोड से, ये डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, अम्लाइकल कोड से ऊपर की तरफ आपका अपर क्वाड्रेंट एंड अम्लाइकल कोड से नीचे आपका लोअर क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो ये हमारे पास टोटल 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं एब्डोमन एरिया में, कि जो एब्डोमन है उसको हम 9 भागों में करके पढ़ते हैं, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो टोटल 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लोअर क्वाड्रेंट पे। अब लोअर क्वाड्रेंट का मतलब है कि बेसिकली तो हम इंक्लूड करते हैं ये वाला एरिया जहां पे आपका यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। उसके अलावा ये वाला जो एरिया है जहां पे आपकी किडनीज पाई जाती हैं। तो इन एरियाज में आपको जब पेन होने लग जाता है, क्यों होगा? इन्फेक्शन हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो रहा है या फिर एम्प्टी नहीं हो रहा है, तो वो मसल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा तो पेन होगा। तो लोअर क्वाड्रेंट एरिया में आपको पेन फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो ब्लैडर है वो हमारा लोअर एरिया में ही पाया जाता है। तो ये हो गए इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ यूटीआई। क्या क्या है? डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी का बढ़ जाना, इनकम्प्लीट एम्प्टी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, डार्क क्लाउडी यूरिन, इनको इंक्लूड किया गया है क्लासिकल साइन ऑफ यूटीआई। उसके अलावा फीवर, चिल्स, लो क्वाड्रेंट पेन, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, यूरिथ्रल डिस्चार्ज, ये है आपके अदर साइन सिम्टम्स ऑफ यूटीआई। अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस कर लेते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के बारे में, कि अगर किसी पर्सन में यूटीआई हो गया है तो हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, क्या क्या हम वहां पे यूज करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज करके हम उस पेशेंट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसमें यूटीआई हुआ है। तो क्या क्या है डायग्नोस्टिक मेजर्स में? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। उस पर्सन की आप हिस्ट्री लेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ पेशेंट में यूटीआई हो सकता है या फिर चांसेज है। हिस्ट्री में आपको क्या पता चलेगा? उसकी एज के अकॉर्डिंग हम ये पता लगाएंगे कि हाँ वो सेक्सुअली कब एक्टिव हुई है, उसकी एज क्या है। उसके अलावा और हिस्ट्री कि वो कहाँ पे रहती है, या फिर रहता है इंडिविजुअल, उसके आसपास साफ सफाई कैसी है, उसके हाइजीन कैसा है, वो पब्लिक टॉयलेट्स तो यूज नहीं करता है, वो टॉयलेट पेपर्स तो यूज नहीं करता है, वो बार बार अपने यूरिन को होल्ड तो नहीं करवाता है। तो ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा? उस पर्सन की हिस्ट्री से। फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको क्या देखने को मिलेगा? फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको देखने को मिलेगा कि यूरिथ्रा में डिस्चार्ज तो नहीं है, उसके लो क्वाड्रेंट पेन तो नहीं है, उसको फीवर्स तो नहीं है, चिल्स तो नहीं है। तो ये सब क्या है उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, हम ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी क्या है, क्यों करवाए जाते हैं? तो जो यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? यूरिन के अंदर पस सेल्स, जिसकी वजह से क्या कलर आ रहा था? डार्क क्लाउडी कलर का यूरिन हो रहा था। तो पस सेल्स आपको यूरिन इन्फेक्शन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सॉरी, जो यूरिन का जब आप टेस्ट करेंगे रूटीन वाला इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम रूटीन आरएम बोलते हैं,
रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, उसमें आपको पस सेल्स मिलेंगी, कुछ अमाउंट में आपको वहां पे आरबीसीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं। अगर जो इन्फेक्शन है उसने ब्लीडिंग कोज करवा दी है, हिमेचूरिया हुआ है, तो जो बॉडी है उसमें आपको क्या देखने को मिल सकती है, आरबीसी। उसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेंगी, डब्ल्यूबीसी। तो ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा, यूरिन आरएन में, कि अगर पेशेंट का आपने यूरिन टेस्ट करवाया है और उसमें आपको पस सेल्स देखने को मिल रही हैं, डब्ल्यूबीसी उसकी बढ़ी हुई है, आरबीसी बढ़ी हुई है, तो आपका सीधा सीधा इंडिकेशन किसकी तरफ जाता है कि पेशेंट को यूटीआई हुआ है। अब उसको हम कंफर्म कैसे करेंगे, तो आप यूरिन कल्चर करवाइए। कल्चर क्यों करवाते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट है, वो कौन सी एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव है। ऐसे ही हम ब्लड कल्चर, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो वो आपको ब्लड कल्चर भी करवा के देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि कोई नया ऑर्गेनिज्म यूरिन के अलावा ब्लड में तो प्रेजेंट नहीं है, उसकी वजह से तो यूटीआई नहीं हुआ है। तो ये सब करवाएंगे। उसके अलावा हम सोनोग्राफी करवा के देखेंगे। सोनोग्राफी में क्या देखेंगे, तो सोनोग्राफी में हम देखने वाले हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी में, कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो तो नॉर्मल है, हो सकता है कि जो रीनल पेल्विस है वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, जो यूरेटर्स है वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, नैरोविंग तो नहीं हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर तो ठीक है, उसमें आपके कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई वहां पे जो अमाउंट है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, वो बढ़ रहा हो आपका। तो वो सब हम किससे देख के पता लगाएंगे, यूएसजी से। उसके अलावा यूएसजी के अलावा हम यहाँ पे करवाएंगे केयूबी एक्सरे, किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, इनका हम एक्सरे करवा के देखेंगे कि जो ट्रैक्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं है। कोई अगर पथरी होगी, कोई स्टोन फॉर्मेशन होगा, तो वो हमें एक्सरे में विजिबल हो जाएगा। तो ये सब क्या है, हम डायग्नोस्टिक, तो ये सब क्या है कि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, टूल्स हैं हमारे, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ पेशेंट में यूटीआई हुआ है। नेक्स्ट अब इसके बारे में हम बात करें कि हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस पेशेंट में जिसको कि यूटीआई हुआ है। हम क्या क्या वहां पे पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो ट्रीटमेंट है वो हमारा सिम्टोमेटिक होने वाला है। पहला इसमें आपके पास आएगा मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। मेडिकल में क्या है, तो मेडिकल में हम यहाँ पे यूज लेने वाले हैं एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी। रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, आपको यूरिन का अमाउंट ज्यादा चाहिए, जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन रुका हुआ है उसको भी तो पास आउट करवाना है, तो आपका क्या है, डायूरेटिक्स देने पड़ेंगे। डायूरेटिक्स क्या है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। पेशेंट को फीवर हुआ है तो हम क्या देंगे, एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स देंगे, क्लियर है। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम क्या देते हैं, एनाल्जेसिक्स। हमने देखा था कि पेशेंट को लो क्वाड्रेंट पेन होता है तो हम एनाल्जेसिक्स देंगे। फीवर हो रहा है, एंटीपायरेटिक देंगे। उसका यूरिन आउटपुट कम आ रहा है, डायूरेटिक्स देंगे। पेशेंट में इन्फेक्शन है, हम क्या देने वाले हैं, एंटीबायोटिक्स हम वहां पे देने वाले हैं। उसके अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें हम जो नेक्स्ट यूज करते हैं वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, एक मेडिसिन है, एक टेबलेट का नाम है टैब एनएफटी। क्या फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म है इसकी नाइट्रो फ्यूरेंटोइन है। तो ये जो हमारी कैटेगरी है, ये क्या करती है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसको एंटीसेप्टिक करने का काम करती है। नाइट्रोफ्यूरेटिन क्या है, जो ड्रग है वो क्या है, एंटीसेप्टिक के जैसे काम करती है। एंटीसेप्टिक, जैसे कि हमारा जो बॉडी है उस पर कोई कट लग गया, हम डिटोल लगाते हैं, वो एंटीसेप्टिक है। सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकने वाला। वैसे ही हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक में क्या है, एनएफटी है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है।
ये वाली जो टैब है वो हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई के लिए। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन को रोकती है, इन्फेक्शन को जो हुआ है उसको हमारी ठीक करने में, और जो नया इन्फेक्शन है उसको होने के लिए बचाती है। टैब एनएफटी या फिर नाइट्रोफ्यूरेंट्रेन। तो ये हो गया आपका मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करें कि इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होने वाला है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, उसका आईओ चार्टिंग हम करेंगे, उसके वाइटल्स आपको असेस करने हैं। नेक्स्ट आपका उसका डेली वेट मेजरमेंट होगा। क्लियर है? तो नर्सिंग क्या क्या मैनेजमेंट होगा, वाइटल साइंस को आपको प्रायोरिटी पे रखना है कि कोई पेशेंट यूटीआई है जिसको कि इन्फेक्शन हुआ है, उसमें फीवर होगा, तो आपको उसके फीवर की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उसका जो टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा कि पर्सन में टेम्परेचर कैसे कैसे हो रहा है और कितना बढ़ रहा है, कितना फ्लक्चुएशन वहां पे देखने को मिलता है। तो सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी नर्सिंग मैनेजमेंट की, वो आपकी क्या होने वाली है, चेक वाइटल साइन। उसके बाद आप उसका आईओ चार्टिंग करेंगे, इनटेक आउटपुट देखने वाले हैं, पेशेंट का वेट डेली हम देखने वाले हैं, और पेशेंट को हम रेस्ट करने के लिए बोलने वाले हैं कि आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, आप रेस्ट कीजिए। ठीक है? इसके अलावा डाइटरी मैनेजमेंट में हम क्या रखेंगे, तो डाइटरी मैनेजमेंट में हम ये रखेंगे कि पेशेंट को एनकरेज करेंगे, एनकरेज टू इनटेक फ्लूइड। पर्सन को बोलेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड अमाउंट लेना है, लगभग पर डे का 3 to 4 लीटर लिक्विड अमाउंट हम उसको देने के लिए या फिर उसको लेने के लिए बोलते हैं। क्यों? ज्यादा अमाउंट में अगर हम उसको लिक्विड देंगे तो जो यूरिन है उसका आउटपुट बढ़ेगा, और जो इन्फेक्शन है जो असेंडिंग रूट के थ्रू ऊपर आया था वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो यूरिन आउटपुट आपका बढ़ेगा, पेशेंट के अंदर कोई भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होगा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इनटेक रखना है। उसके अलावा हम यहाँ पे देंगे एसिड एस डाइट। ये डाइट एसिड एस का मतलब है, एस बेसिकली हम किसको इंक्लूड करते हैं, राख। तो एसिड एस की जो एसिडिक डाइट है वो हम यहाँ पे देने वाले हैं, जो क्या काम करेगी, इंक्रीज एसिडिक नेचर ऑफ, इंक्रीज एसिडिक नेचर ऑफ वेजाइनल या फिर यूरिथ्रल, कि जो एसिडिक आपने कम किया था, कब, प्रेगनेंसी के दौरान हो गया था, कोई भी स्पर्मिसाइडल ड्रग्स आपने यूज कर ली थी, तो उस दौरान जो एसिडिक नेचर कम हो गया था, तो उसको ठीक करने के लिए हम एसिडिक एस डाइट देने वाले हैं, जिसकी वजह से वहां पे वापस से एसिडिक नेचर होगा और इन्फेक्शन को, जो बैक्टीरिया वायरस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको किल करने में आसानी होगी। क्लियर है? तो ये हो गया इसके ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट्स, फर्स्ट मेडिकल, नर्सिंग एंड डाइट, सॉरी, डाइटरी मैनेजमेंट दिए। तो ये सब क्या है हमारे पास, यूटीआई के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। यूटीआई में चार चीजें हमने पढ़ी, कौन कौन सी, पाइलाइटिस, यूरेट्राइटिस, सिस्टाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस। तो ये टोटल चार, इनके क्या क्या रूट्स हो सकते हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, और फाइनली हम उनका ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट यूटीआई के बारे में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। अब आपका जो टैब एनएफटी है उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई पेशेंट है, उसको एनएफटी टैबलेट चल रही है और उसका जो कलर है यूरिन का, वो आपको देखने को मिल रहा है ब्राउन कलर, ब्राउन कलर यूरिन, कि कोई पेशेंट है जो यूटीआई को ठीक करने के लिए एनएफटी ले रहा है और उसके यूरिन आउटपुट जो है उसका जो कलर है वो कैसा हो गया है, ब्राउन कलर का यूरिन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, एज ए असाइंड नर्स आप वहां पे क्या करने वाले हो। तो क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि एनएफटी का साइड इफेक्ट है,
या फिर हम यूं करें कि एनएफटी की वजह से होता ही होता है ब्राउन कलर यूरिन, तो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंट को सिर्फ इतना बताना है कि जो आप टैबलेट खा रहे हो उसकी वजह से आपका यूरिन का कलर ब्राउन हुआ है। जैसे ही आप इस टैबलेट को बंद करोगे आपका इन्फेक्शन जैसे ही ठीक हो जाएगा, आपको एनएफटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपका कलर है यूरिन का, वो ब्राउन कलर का, वो ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाएगा। आपको कुछ अदर से प्रिकॉशंस लेने की उसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कंप्लीट यूटीआई के बारे में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। नेक्स्ट अब हम इसमें डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में क्लियर है? क्या मतलब होता है पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में? तो ये दो चीजों से मिलके बना है, एक तो अभी हमने पढ़ा था, दूसरा भी हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या मतलब है? फर्स्ट, रीनल पेल्विस। अभी अभी हमने यूटीआई में देखा कि रीनल पेल्विस के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? पाइलाइटिस। तो उसी से लिया गया है पाइलो। और नेफ्राइटिस ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब हम ग्लोमेरुलोपैथी के बारे में पढ़ रहे थे कि ग्लोमेरुलस में कोई ना कोई इंजरी हुई है, वहां पे इन्फेक्शन हुआ है, तो ये होता है हमारा रीनल पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। इन दोनों में जब इन्फेक्शन हो जाता है रीनल पेल्विस एंड रीनल पैरेनकाइमा में, तो वही हमारा क्या कहलाता है? पाइलोनेफ्राइटिस। डेफिनेशन समझ में आ गई? पाइलोनेफ्राइटिस दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, रीनल पेल्विस में इन्फेक्शन एंड रीनल पैरेनकाइमा में इन्फेक्शन। तो वही चीज हमारी क्या होती है? पाइलोनेफ्राइटिस। अब इसके अगर हम बात करें पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में कि ये जो पाइलोनेफ्राइटिस है वो क्यों हो सकता है, तो अभी अभी हमने जो यूटीआई में पढ़े हैं वो सारे पॉजिटिव ऑर्गन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेम एज यूटीआई, जिसमें आपका ई कोलाई था, स्ट्रेप्टोकोकस था, स्यूडोमोनास था, क्लैप्सिला था, क्लैमाइडिया था, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये सारे पॉजिटिव ऑर्गन इसमें आ जाएंगे आपके। सेम एज यूटीआई मतलब पाइलोनेफ्राइटिस में भी वही सारे पॉजिटिव एजेंट आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में कि पेशेंट में क्या क्या साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस से आपको देखने को मिलेगा कि जो पेन हो रहा था, तो वो पेन, अफेक्टेड साइड पेन, उसकी जो सीवियरिटी है, सीवियरिटी एंड इंटेंसिटी वो बढ़ जाएगी, वो सीवियर हो जाएगा। जो पेन हो रहा है किसी भी पर्सन को कि रीनल पैरेनकाइमा, सपोज करो लेफ्ट साइड की किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको लेफ्ट जो फ्लैंक रीजन है, हमारी किडनी कहाँ पे पाई जाती है? फ्लैंक रीजन में। तो फ्लैंक पेन हम यहाँ पे इसको डिनोट करने वाले हैं। तो जो फ्लैंक पेन है उसकी सीवियरिटी एंड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी किसी भी पर्सन में जिसको पाइलोनेफ्राइटिस हुआ है। सेकंड इसमें होने वाला है कोस्टो वर्टिब्रल टेंडरनेस। ठीक है, पहला क्या है आपका? फ्लैंक पेन की सीवियरिटी और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी अफेक्टेड साइड में। सेकंड आपको देखने को मिलेगा कोस्टो वर्टिब्रल टेंडरनेस। ये दोनों आपके क्या हैं? डोमिनेंट फीचर हैं। डोमिनेंट फीचर या फिर क्लासिकल फीचर किसके? पाइलोनेफ्राइटिस के। हमने वहां पे चार पढ़े थे यूटीआई में, यहाँ पे हमारे पास दो हैं। क्या क्या है? इंक्रीज सीवियरिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ फ्लैग पेन इन अफेक्टेड साइड। सेकंड है कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस। अब ये कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस क्या है? टेंडरनेस का मतलब वो एरिया आपको हार्ड फील होगा। क्या होता है उसको हम पढ़ें। तो जैसे सपोज करो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद आपकी यहाँ पे पाई जा रही है आपकी, ये आपकी 12th रिब है, ये आपकी 11 नंबर रिब है। यहाँ पे आपकी किडनी सिचुएटेड है। क्लियर है? तो जो कोस्टोवर्टिब्रल
जो टेंडरनेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो एंगल बना है इसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल। इस एंगल पे टेंडरनेस होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोस्टो वर्टिब्रल टेंडरनेस। मतलब ये वाला एरिया आपको हार्ड फील होगा, स्वेल हो जाएगा, और इसको प्रेस करने पे पेन होगा। तो ये क्या है, कोस्टो वर्टिब्रल टेंडरनेस। दोनों को किस में इंक्लूड किया गया है, क्लासिकल या डोमिनेंट फीचर ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेमेचूरिया। उसके यूरिन में क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड। उसके अलावा जो बाकी सिम्टम्स हैं वो आप लिख सकते हो कि सेम एज यूटीआई। जो यूटीआई में हो रहे थे वो सारे सिम्टम्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फीवर है, चिल्स है, एनोरेक्जिया है, नर्वोसा है, लो क्वाड्रेंट पेन है, तो वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, कि डायग्नोस्टिक मेजर्स क्या क्या होंगे, तो जो हमने पढ़े थे यूटीआई में वो सारे आप यहाँ पे करने वाले हो। उसके ब्लड एग्जामिनेशन भी करोगे, उसका हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन भी होगा, यूरिन कल्चर भी होगा, रूटीन माइक्रोस्कोपिक भी होगा, सोनोग्राफी भी होगी, एक्सरे भी होगा। तो सारे डायग्नोस्टिक मेजर्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जो हमने यूटीआई में किए थे। उसके बाद हम यहाँ पे इसका बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट भी आपका सेम होने वाला है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए था। आप उसको मेडिकली रूप से ट्रीट करेंगे, जिसमें आपका एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड यूटीआई सॉरी यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक मेडिकेशंस, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड डाइटरी मैनेजमेंट भी इंक्लूड होने वाला है। तो ये हो गया हमारा पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। नेक्स्ट इसमें हम बात करें इसके टाइप्स और रूट्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। रूट ऑफ इन्फेक्शन, तो रूट यहाँ पे भी सेम होने वाला है जैसे यूटीआई में था, आपका असेंडिंग एंड हिमेटोजीनस। हिमेटोजीनस वही आपका रेशियो रहेगा 10% एंड 90%। एक चीज और यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे इसमें रूट में, कि अगर असेंडिंग रूट से हुआ है तो ये बेसिकली कोज करता है यूनिलैटरल पाइलोनेफ्राइटिस को, और अगर हिमेटोजीनस है तो वो आपका यूज कोज कर सकता है बाइलेटरल पाइलोनेफ्राइटिस को, पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है। रूट्स की अगर हम बात करें कि दोनों होंगे असेंडिंग एंड हिमेटोजीनस। अगर असेंडिंग हुआ है तो उसकी वजह से यूनिलैटरल मतलब एक साइड की किडनी अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये हम सब पढ़ते हैं मोस्ट, ये नहीं है कि ये सिर्फ उसी को कोज करेगा, मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं वैसे ही हेमेटोजीनस से बाइलेटरल। अब ब्लड आ रहा है तो दोनों किडनी में सप्लाई जाएगी, दोनों किडनी में सप्लाई जाएगी तो हो सकता है कि दोनों किडनी ही आपकी इन्फेक्टेड हो जाएं। तो मोस्ट कॉमनली बाइलेटरल पाइलोनेफ्राइटिस करवाता है आपका हेमेटोजीनस कोज। अब हम इसमें पढ़ते हैं इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो टाइप्स इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये जो हमने अभी लिखे हैं ये इसके टाइप्स हैं, कि हो सकता है कि आपका जो पाइलोनेफ्राइटिस है वो यूनिलैटरल है, मतलब एक साइड की किडनी खराब हो रही है, या फिर बाइलेटरल है, आपके दोनों साइड की किडनी में इंफेक्शन हुआ है। उसके अलावा टाइप ऑफ अक्रेंस के अकॉर्डिंग अक्यूट एंड क्रॉनिक। तो ये टोटल 4 टाइप का आपका पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। टाइप ऑफ अक्रेंस एंड टाइप ऑफ लोकेशन के अकॉर्डिंग। अक्रेंस में मतलब कि कैसे हुआ, अक्यूट हुआ, सडन हुआ है, या फिर लंबे समय से वो बीमारी चली आ रही थी। यूनिलैटरल एक साइड की किडनी खराब हुई है, या फिर बाइलैटरल मतलब कि दोनों साइड की किडनी खराब हुई है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। तो आज हमने डिस्कस किया 2 टॉपिक्स के बारे में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। तो थैंक्स।